नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज बात होगी राहुल गांधी की। आज बात होगी राहुल गांधी से जुड़े दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों की। पहला, अगर आप भारत के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार से आते हैं, अगर इकोसिस्टम आपके साथ है, तो फिर भले ही ब्रिटिश सरकार यह कहती रहे कि आप ब्रिटेन के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं, फिर भले ही आरोप आप पर यह लगता हो कि 300 पन्नों से ज्यादा के सबूत आपके खिलाफ है, भले ही कोर्ट में एक पेनड्राइव प्रस्तुत की जाती हो जिसमें यह कहा जा रहा है कि आपके आवागमन के रिकॉर्ड्स हैं, आपके बैंक की केवाईसी है, और प्रथम दृष्टया इतने सारे सबूत कोर्ट के अंदर पेश कर दिए जाते हैं, तो आपके खिलाफ एक अदनी सी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती है। लेकिन जिस इकोसिस्टम ने ये तय कर लिया कि एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी, अब ऐसा लग रहा है कि वो जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व थे वो भी फंसते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा केस, उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत लोग पूछते हैं ना, भारत सरकार क्या कर रही है। भारत सरकार अब तक सारे सबूत कोर्ट में सबमिट कर चुकी है, लेकिन अब जो गेंद है वो कोर्ट के पाले में है और वहां किस तरीके से खेल होता है उसके ऊपर चर्चा होगी। दूसरा मुद्दा, किस तरीके से राहुल गांधी संसद के पटल पर चाइना के परिप्रेक्ष्य में जो झूठ बोल रहे हैं, वो एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि राहुल गांधी कहां झूठ बोल रहे हैं, किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, और किस तरीके से भारत की जो सेना है उसके शौर्य ने चाइना को पीछे हटने पर मजबूर किया। अभी एक वीडियो किया था कुछ दिन पहले मैंने कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जगह भारत खाली करा चुका है, और उसका वीडियो के साथ एविडेंस है कि जो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड भारत ने लॉन्च किया था, जो कैलाश रेंजेस घेरी थी, उसके बाद किस तरीके से पीछे हटना पड़ा था और टैंक के सामने टैंक खड़े कर दिए गए थे। राहुल गांधी बताएंगे नहीं, उसके ऊपर चर्चा होगी। पहला मुद्दा, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पे लगातार सवाल उठते रहे हैं। अलग अलग कोर्ट में केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेशंस एमपी एमएलए कोर्ट है, हर जगह केस चल रहा है। दो प्रमुख केस है। पहला, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में कि भैया जितने भी एविडेंसेस केंद्र सरकार के पास हैं वो हाई कोर्ट में सबमिट करें। उनका ये केस है। एक दूसरा केस है, वो फाइल किया विघ्नेश शिशिर ने, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि भैया ये दोहरी नागरिकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि सबूत नहीं है, सबूत लेके आइए। जब वो सबूत लेकर आते हैं तो कोर्ट ये कहता है कि इसके ऊपर जांच होगी, और जांच करने के लिए इसके ऊपर पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और उसके लिए आप जाइए एमपी एमएलए कोर्ट में, वहां पे एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद जांच शुरू होगी, क्योंकि एक प्रोसेस है हर चीज का। वो रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में जाते हैं क्योंकि वहां से राहुल गांधी सांसद हैं। वहां पर उनके ऊपर हमला होता है, किस तरीके से क्या क्या होता है वो पूर्व में सबने देखा। उसके बाद वो अपील करते हैं कि लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट है उसके अंदर वो ट्रांसफर कर दिया जाए केस, और वो वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। और वहां जाकर वो लगभग 8 दिन तक बहस करते हैं। 27 घंटे बहस चलती है, सिर्फ एक केस को लेकर 27 घंटे बहस। किसी कोर्ट में मिनटों में फैसला होता है। जज साहब पूरी फाइल पढ़ना छोड़िए, वो पहला पन्ना नहीं पढ़ते, उस पर डिसाइड कर देते हैं कि केस लेना है नहीं लेना है। और वो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस तरीके से काम करता है, ये सिस्टम चलता है क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों केस हैं पेंडिंग, बिल्कुल लोअर कोर्ट से लेकर और हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट तक। इतना समय नहीं है कि केस में 27 घंटे 8 दिन तक बहस चले। और यहां पर चली क्योंकि यह मुद्दा राहुल गांधी से जुड़ा हुआ था। विघ्नेश शिशिर ने वहां पर जब बहस की तो एक एक चीज को उन्होंने सामने रखा। उन्होंने लगभग 45 एनेक्शर, जो एविडेंसेस के 45 एनेक्शर हैं, वो वर्ड बाय वर्ड वहां पढ़े कि भैया ये सबूत है जो साबित करता है कि राहुल गांधी डुअल सिटीजनशिप रखते हैं, एक भारत की और एक इंग्लैंड की। और ये पूरा शुरू होता है बैकऑप्स नाम की जो एक कंपनी है उसमें, क्योंकि राहुल गांधी डायरेक्टर होते हैं, वहां से पूरा मुद्दा शुरू होता है। उसके अलावा 130 पेज का रिटन जो उनका पूरी की पूरी जो बहस थी उसको वो सबमिट करते हैं। 130 पन्ने की जो उन्होंने बहस की उसे रिटन फॉर्म में टाइप कराया गया, वो कोर्ट में पेश किया गया। उसके अलावा 310 पन्नों के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रस्तुत किए गए जो ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी भारत और वहां दोनों की डुअल सिटीजनशिप होल्ड करते हैं एज पर विघ्नेश शिशिर। उनके हिसाब से भैया 45 एनेक्शर प्रोवाइड किए गए, 310 पन्नों के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे, 130 पन्नों की जो बहस हुई
वो हमने ऑन रिकॉर्ड वहां पर सबमिट की रिटन फॉर्म में। उसके अलावा जो ब्रिटेन से डॉक्यूमेंट आए हैं भारत सरकार को, जो ये साबित करते हैं उनके हिसाब से कि राहुल गांधी वहां के सिटीजन हैं, वो भी हमने कोर्ट में प्रस्तुत किए। वो भी वर्ड बाय वर्ड वहां लाइन बाय लाइन वहां पढ़े गए, वहां बताया गया कोर्ट को। और ये सब इसलिए हो रहा था ताकि जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो ये डायरेक्ट करे पुलिस को कि एफआईआर दर्ज हो और इसके ऊपर जांच शुरू होनी चाहिए। उनकी पूरी की पूरी पिटीशन ही ये थी कि एफआईआर दर्ज हो, उसके अलावा कुछ नहीं था। वो ये नहीं कह रहे थे कि कोर्ट ये डिसाइड करे कि भैया ये नागरिक हैं कि नहीं है, डुअल सिटीजनशिप है कि है नहीं है, वो कुछ नहीं करना। वो तो जांच के बाद तय होगा। उसके बाद वो जो हायर कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट है, वहां तक जाएगा, जो प्रोसेस होगा उसमें वो होगा। फिलहाल तो एफआईआर जो पहली कड़ी है वो होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज हो। और ये कानूनन पुलिस को ये जिम्मेदारी होती है कि एफआईआर दर्ज हो। अगर पुलिस नहीं करती है तो जो पूर्ववत में जो धाराएं थी उसके हिसाब से अब जो बीएनएस की धारा बनती है 173/4, उसके हिसाब से आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। उसके लिए वो कोर्ट में गए थे। उसके अलावा उन्होंने एक पेन ड्राइव सबमिट की है जिसमें लंदन का जो हीथ्रो एयरपोर्ट है उसके इमिग्रेशन काउंटर की फुटेजेस है, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, जो उनकी जितने भी ट्रैवल रिकॉर्ड्स हैं उसके रिकॉर्ड उस पेन ड्राइव के अंदर मौजूद है। उसके अलावा जो उनके बैंक के डिटेल की केवाईसी हैं उसकी डिटेल्स उसके अंदर है। ये पूरा का पूरा जो होमवर्क है लगभग 30 महीने का होमवर्क है उनका। ये सब कुछ कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस सब सबमिट किए गए कोर्ट के अंदर। और 27 घंटे बहस की सिर्फ इस चीज के लिए कि एफआईआर दर्ज हो। उसके बाद कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट ये कहती है, भैया विघ्नेश शिशिर ने पहली लाइन ये लिखी अपने पूरे के पूरे जो भी बहस कर रहे थे उसके लिए कि भैया इनकी जो डुअल सिटीजनशिप है उसके लिए हमें एफआईआर दर्ज करानी है, उसके लिए कर रहे हैं। और आखिरी पन्ने तक, और कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट कह देती है। कोर्ट ये कहती है कि भैया ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट हर हाई कोर्ट्स में इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई आदेश नहीं है कि ये जो डुअल सिटीजनशिप का केस चल रहा है इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है और आप कोई नया एविडेंस भी नहीं लाए हैं। तो इसलिए हम ये तय ही नहीं कर सकते कि राहुल गांधी की डुअल सिटीजनशिप है या नहीं। इसके ऊपर हम बात करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। ये कोर्ट ये तय नहीं कर सकती है कि डुअल सिटीजनशिप के ऊपर इनके केस है कि नहीं है, ये डुअल सिटीजन है कि नहीं है, ये हम तय नहीं कर सकते। मतलब आपने पूछा कि भैया आज रात में खाने में क्या खाया है और आप ये कह रहे हैं कि अरे नहीं मेरा बेटा तो फला स्कूल में पढ़ता है। सवाल कुछ और है, पिटीशन कुछ और लेकर गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करो, उसके बाद जांच होगी तो पता लगेगा। और आप ये कह रहे हैं कि हम तय ही नहीं कर सकते। और आपको ये तय करने में, आपको ये बताने में 8 दिन लगे, 27 घंटे लगे कि हम इस पे बहस ही नहीं कर सकते। मतलब हम इसे सुन ही नहीं सकते, ये हमारी जुरिसडिक्शन से बाहर है। और ये कब होता है? जो पिटीशन डाली है वादी ने, जो पिटीशन डाली है विघ्नेश शिशिर ने, उसकी पहली ही लाइन एफआईआर के लिए है। उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप ये डिसाइड करो कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राहुल गांधी सिटीजनशिप है कि नहीं है। उसके ऊपर तो बहस ही नहीं है। बहस सिर्फ ये है कि भैया एफआईआर दर्ज हो या ना हो। आप सिर्फ 2 चीजें कर सकते थे कि भैया एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, हाँ प्राइमा फेसी एविडेंसेस सही है, हम कहते हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। या फिर आप ये कह सकते थे कि भाई प्राइमा फेसी हमें एविडेंसेस कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। इतना ही था। लेकिन आप कुछ और करते हैं। और उसके बाद विघ्नेश शिशिर जो आरोप लगाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज इसमें कोर्ट एक और चीज कहती है कि भैया जो इसमें सबूत जितने भी होंगे ना, जो दूसरी अपोजिंग पार्टी है यानी राहुल गांधी जो है वो सबमिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोर्ट तब कह रही है जब इस पूरे के पूरे केस में, इस पूरी की पूरी पिटीशन में नोटिस तक नहीं दिया गया राहुल गांधी को। यानी उनसे कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए था। जब वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, वो पार्टी मौजूद नहीं थी, उनके रिकॉर्ड्स, उनका जवाब तो आपने ऑन रिकॉर्ड लिया। और ये जितने भी एविडेंसेस दिए गए 45 एनेक्स्चर 310 पेजों के एविडेंसेस, पेन ड्राइव, ये सब आपने ये ऑन रिकॉर्ड भी नहीं लिया। और जिस व्यक्ति को नोटिस तक जारी नहीं किया गया था, जिसका कोई रोल ही नहीं था, आप उसके जवाब को ऑन रिकॉर्ड लेते हैं। तो उसके बाद विघ्नेश शिशिर जो आरोप लगाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये वकील साहब कह रहे हैं। और पूरा का पूरा उनका ट्वीट है, आप उसे जाकर पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि किस तरीके से खेल होता है। केंद्र सरकार के पास जो रिकॉर्ड आए हैं ब्रिटेन से, वो ऑलरेडी सबमिटेड हैं कोर्ट के अंदर, सब कुछ सबमिट कर दिया है।
होम मिनिस्ट्री ने कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट उसको दबाकर बैठ रहा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, तो जांच कैसे होगी? यह होता है सिस्टम का दंभ, जब आप सिस्टम को अपने होल्ड में रखते हैं। कब तक? अब विघ्नेश शिशिर ने, ये उनका आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, उन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो विजिलेंस ऑफिसर हैं, जो रजिस्ट्रार है विजिलेंस ऑफिस के, उनको एक बाकायदा कंप्लेंट लिखी है, और उनके हिसाब से वो सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने साझा किए हैं कि किस किस ने कब कब कहां कहां किससे क्या क्या बात हुई, क्या क्या चीजें इधर से उधर हुई। मैं चीजों को ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे। उनके हिसाब से उनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं कि 14 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक क्या क्या हुआ, जिसके कारण जो चीज जज साहब से पूछी ही नहीं गई, जज साहब वो बता रहे हैं, और उसके हिसाब से वो केस को रफा दफा या कह सकते हैं खत्म करने का, जो भी कह सकते हैं, उस पिटीशन को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि आप लॉ का मिसयूज कर रहे हैं। वकील साहब ने पूछा कुछ, आप बता रहे हैं कुछ, वकील साहब की चीजों को आप ऑन रिकॉर्ड नहीं रख रहे, और जो किसी का जवाब ही दाखिल नहीं होना चाहिए था, जो पार्टी नहीं था, आप उसके जवाब को ऑन रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो समझ आता है कि खेल कहां हो रहा था। अब विघ्नेश शिशिर इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं, और वहां के विजिलेंस ऑफिस में सारे रिकॉर्ड्स के साथ वो अपनी कंप्लेंट फाइल की है कि भैया ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में सब कुछ साफ है। बाकी हमने जस्टिस वर्मा और पता नहीं क्या क्या देखा है, ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा। तो विघ्नेश शिशिर के शब्दों में कहीं ना कहीं यहां खेल हुआ है। पिछली बार जब वो इस चीज को लेकर गए थे तो वहां हल्ला हंगामा और मारपीट वाली स्थिति हुई थी, और इस बार हल्ला हंगामा मारपीट नहीं हुई, लेकिन खेल पिछले दरवाजे से हो गया। तो अब इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, होम मिनिस्ट्री की क्या नजर रहेगी, बाकायदा अब जो सुप्रीम कोर्ट हर चीज में सो मोटो लेता है, यहां सो मोटो लेगा या नहीं लेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़े बड़े जज बैठे हैं, जो चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इसके ऊपर तो कॉग्निजेंस ले, इसके ऊपर तो सुमोटो ले, क्योंकि बात यहां सिर्फ एक केस की नहीं है, यहां बात भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन की इंटीग्रिटी पर सवाल उठ रहा है। अगर वो सही है छोड़ दो, अगर वो गलत है तो ये तय करो कि भैया वो गलत है। आप दूध का दूध पानी का पानी करो ना, बीच में मत अड़ाओ, बीच में मत फंसाओ कि सालों साल केस चल रहा है। अब ये जुडिशरी के ऊपर है, उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर है, उसको साबित करना है। आग का दरिया है और तैर के जाना है वाली स्थिति है। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर भी अपडेट देता रहूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में, राहुल गांधी संसद में बजट भाषण के ऊपर बोलने बैठे, और वहां पर भैया बजट भाषण के ऊपर तो बोले नहीं, चाइना के ऊपर बोलना शुरू कर दिया। देखिए राहुल गांधी एंड टीम बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि किस तरीके से पूरे मौके को हाईजैक करना है। जिस दिन ये बजट भाषण हो रहा था उससे ठीक पहले दिन ये जजमेंट आता है, ये पूरा का पूरा मुद्दा दब गया। उसके बाद जो ट्रेड डील है वो आई है, जो बजट है उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। सारी चर्चा क्या है पिछले 48 घंटे में, कि भारत ने चीन के सामने क्या किया, भारत पीछे क्यों हट गया, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कोई स्पष्ट डायरेक्शन नहीं दिया, ये क्यों कह दिया कि भैया तुम ही कर लो सब कुछ। राहुल गांधी ने ये तो कह दिया कि भैया हमने एक अननोन बुक जो कभी पब्लिश ही नहीं हुई, किसी फला पब्लिशर के पास पड़ी हुई है, वहां से वो कोट कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट के नियमों के भी विरुद्ध है, और उसके ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि दरअसल भारत ने किस तरीके से आउट मनूवर किया चाइना को, उस पूरे पेंगोंग सो और फिंगर जो 5 जो उसके आसपास का इलाका है, और फिर उसके साउथ में जो चीजें हुई हैं, जो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हुआ है जिसका जिक्र कांग्रेस कभी नहीं करेगी, किस तरीके से कैलाश रेंजेस को भारत ने कब्जा किया, क्या हुआ था अगस्त 29 और 30 की दरमियानी रात गालवान के बाद, भारत ने किस तरीके से अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। ये राहुल गांधी के उस पूरे एजेंडा को ध्वस्त करता है। बहुत अच्छी वीडियो है, मैक्सर टेक्नोलॉजीज की तरफ से वो वीडियो है। पहली बात तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बेहतर वीडियो सभी को मतलब एक ग्राफिक फॉर्म में अच्छे से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो है, ये फिंगर 4 है, जो भारत का क्लेम है वो फिंगर 8 तक है।
लेकिन जो चाइना है वो फिंगर 4 तक आ गया। पेंगोंग सो लेक में फिंगर्स हैं, 4 ऐसे ऐसे निकली हुई हैं, कई सारी फिंगर्स हैं, उसमें से फिंगर 4 है। उसका जो ईस्टर्न फ्लैंक है, आप ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ देख रहे हैं, ये चाइनीज कंस्ट्रक्शन है। भारत इसे अपने हिस्से में मानता है, लेकिन चाइना यहां आकर कंस्ट्रक्शन करने लगा। पहले यहां पेट्रोलिंग दोनों तरफ से होती थी, लेकिन उसने भारत की पेट्रोलिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया धीरे धीरे। और जो ये ऊपर की रिज लाइन है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो चाइनीज आर्मी ने यहां अपने सेटलमेंट बनाने शुरू कर दिए, अपने टेंट्स गाड़ने शुरू कर दिए, अपने सैनिकों को धीरे धीरे यहां पक्का करना शुरू कर दिया। और यहां से पीछे जितना भी भारत का हिस्सा है, जितनी भी उसकी सप्लाई रूट्स हैं, उसके ऊपर वो नजर रख सकते थे। उसके बाद जब इस रिज लाइन पे और थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, तो चाइना ने यहां पर भी अपने टेंट गाड़े, यहां पर भी अपने मोर्टार के प्लेसमेंट्स किए गए, जो अपनी डिफेंसिव वॉल्स हैं वो बनाई गई। यानी कि धीरे धीरे अपने डिप्लॉयमेंट को चाइना यहां मजबूत कर रहा था। और ये सब कुछ धीरे धीरे एक तरीके से चीजों को पक्का किया जा रहा था। मोटार प्लेसमेंट्स बढ़ाए जा रहे थे। ये मोटार है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आप ऊपर चलेंगे और रिज लाइन के ऊपर, ये ऑपरेशन लेपर्ड में, स्नो लेपर्ड में भारत ने जो और हायर टॉप है और जो हायर रिज लाइन है उसके ऊपर कब्जा किया। वहां जाकर अपने मोटार स्थापित किए, अपनी एमएमजीज लगाई, अपनी आर्टिलरीज लगाई। और यहां से जो श्रीजप का जो इलाका है, जो चाइनीज उसमें पड़ता है, लगभग 3 किलोमीटर का है, वो यहां से रेंज में आ गई। यानी कि चाइना वाले नीचे थे, हम और ऊपर जाकर बैठ गए। ये वो कैलाश रेंजेस जो हमने कब्जा की, उसमें से ये जो नॉर्दर्न फ्लैंक है उसके ऊपर हमने ये किया कि चाइना बैठा हुआ है फिंगर 4 पे, उसके ऊपर की रिज लाइन पे बैठा हुआ है, हम उससे भी ऊपर जाकर बैठ गए। उससे भी ऊपर जाकर हमने अपना डिप्लॉयमेंट किया, मशीन गन्स लगाई, अलग अलग तरह की आर्टिलरीज लगाई वहां पर, और वो डिप्लॉयमेंट किया, मिरर डिप्लॉयमेंट किया। तब जाकर चाइना को समझ आया कि भैया भारत क्या कर रहा है। ये हो रहा था उस दौरान, ये कर रहा था प्रधानमंत्री ऑफिस, ये कर रही थी हमारी सेना। और राहुल गांधी बड़ी सहजता से एक कोई मैन्युस्क्रिप्ट कहीं पड़ी है, उसके हिसाब से कह देते हैं कि भैया प्रधानमंत्री ने कोई डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए या डायरेक्ट उसके लिए एक तरीके से कह सकते हैं निर्देश नहीं दिया, सेना के ऊपर छोड़ दिया। निश्चित तौर पर क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन सेना को पता है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जो ग्राउंड पे है वो तय करेगा कि क्या होना है क्या नहीं। प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठ के आप बता सकते हैं क्या कि कैलाश टॉप पे क्या चल रहा है, हेलमेट टॉप पे क्या चल रहा है, ब्लैक टॉप पे क्या चल रहा है? निश्चित तौर पर नहीं बताया जा सकता है। ये पेंगोंग सो लेक के नॉर्थ में हो रहा था। अब चलते हैं पेंगोंग सो के साउथ में, दक्षिण में। वहां पर स्पंगुर लेक है जो आपको दिखाई दे रही है, सफेद लिखी हुई है, और उसके नीचे चुशुल पड़ता है, जहां पर भारत का ये चाइनीज बेस है, उसके नीचे चुशुल है, यहां पर भारत का बेस है, एयर बेस है। उसके अलावा ये पूरी की पूरी जो रेड लाइन में आपको दिखाई दे रही है, ये रिज लाइन है धीरे धीरे। उसके उधर चाइना है और इधर भारत है। इस पे हेलमेट टॉप है, ब्लैक टॉप है। ये दक्षिण में है पेंगोंग सो लेक के, जो इससे पहले था वो उत्तर में था, ये दक्षिण में है। इन रिज लाइंस को भी भारत ने उस दौरान जो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड चलाया गया था, ये भी कब्जा किए थे। यहां पर भी जाकर भारतीय सेनाएं बैठ गई थी, और चाइना इस चीज को कभी भी एंटिसिपेट नहीं कर पाया, उसको समझ नहीं आया कि भैया भारत ऐसा भी कर सकता है। और यहां से बैठकर ये जो रोड है, चाइनीज सप्लाई लाइंस है, सप्लाई रूट्स है, उसके ऊपर भारत की डायरेक्ट नजर थी। अगर आप टॉप पर बैठे हैं और दुश्मन नीचे है, जो कारगिल में भारत को डिसएडवांटेज था, वो जाकर पाकिस्तानी टॉप पर बैठ गए थे और भारतीय नीचे बैठे थे, इसलिए हमें सामने लगा था। भारत ने यही किया, यहां पर टॉप पर बैठ गए और जो उनकी सप्लाई लाइंस है उसके ऊपर नजर रखने लगे। जो उनके रिज लाइन में नीचे उनके फोर्सेस हैं, उनके ऊपर आप नजर रखने लगे। ये भारत ने किया उस दौरान, ये राहुल गांधी नहीं बताएंगे। उसके अलावा जो ये 2 डार्क रेड लाइंस आएंगी, इसके बीच में जो जगह है, ये स्पंगुर पास है। ये मतलब दरअसल जो चुशुल का हमारा जो एयरबेस है, उसके ठीक सामने ये पड़ती है। वहां से जो चाइनीज टैंक्स है, आर्टिलरीज है, कुछ भी है, वो आकर डायरेक्ट इस स्पंगुर गैप से चुशुल के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये भारत का एक वल्नरेबल पॉइंट है। अब इसको कैसे काउंटर किया जाए कि भैया मान लीजिए चुशुल पे हमारा बेस है, सामने से बिल्कुल से अगर चाइनीज के लिए ये पोजीशन है, तो पहली बात तो हम रिज लाइन के ऊपर बैठ गए, ऊपर से उसके बाद दूसरी तरफ से घूमकर अगर आप देखेंगे तो जैसे पीछे से घूमकर
ये रजांगला और रेचिनला दो टॉप ऐसे थे, वहां पर जाकर उन गैप्स में भारत बैठ गया ताकि इसके पीछे जो चाइनीज बैठे हैं उसके ऊपर नजर रखी जा सके और इस स्पंगुर गैप से वो वहां पर एंट्री ना कर सके चुशुल के सामने। रेचिनला और रेजिंगला यहां पर जाकर भारत बैठा था ताकि जो यहां पर जो दो गैप है इसमें जो चाइनीज लोगों का, जो चाइनीज सेना है उसका जो एक तरीके से वहां पर इकट्ठा हो रहे थे उसके ऊपर नजर रखी जा सके। जब भारत इन तीन जगह पर बैठा, पेंगोंग त्सो के नॉर्थ में, पेंगोंग त्सो के साउथ में और रेजिंगला और रेचिनला में जाकर, तब जाकर चाइनीज को समझ आया कि भैया वो ट्रैप हो चुके हैं, फंस गए हैं, भारत ऊपर बैठा है। तब जाकर उन्होंने फिंगर 8 के पीछे जाकर वो अब जाके अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। फिंगर 4 से सारा का सारा सामान उठाकर पीछे चले गए। फिंगर 4 की आज की आप सैटेलाइट इमेज देखेंगे, वहां पर कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, चाइनीज सब हटा दिया गया। ये भारत ने अचीव किया। और कुछ समय पहले वीडियो लाया था कि किस तरीके से 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जगह भारत खाली करा चुका है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से समझना बहुत जरूरी है कि भारत ने उस रात 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात वो क्या एक्शन लिया जिसने ये मजबूर किया चाइना को पीछे हटने के लिए। और बताइए, एक देश जो चाइना के सामने इस तरीके से सामने खड़ा हो, डोकलाम में खड़े हुए, कालवान में खड़े हुए, रेजिंगला और रेचिनला में खड़े हुए, कैलाश रेंजेस को हमने कैप्चर किया और चाइना को समझ नहीं आया। और राहुल गांधी बड़ी सहजता के साथ कह देते हैं, अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो निर्णय ही नहीं ले पाए। राहुल गांधी ये नहीं बताएंगे कि उस दौरान जब आप चाइनीज एम्बेसी में बैठे हुए थे तो जब चाउमीन खा रहे थे, मोमोज खा रहे थे, तो क्या चर्चा हुई। कि जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्टेड एमपी की कि जब वो विदेशी एम्बेसी में जाए, विदेशी दौरे में जाए, तो बताए आकर किस विषय पर चर्चा हुई। क्या राहुल गांधी ने आज तक बताया? नहीं बताया। इसलिए बहुत जरूरी है कि तथ्यों के आधार पर बात हो कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। और राहुल गांधी और जिस कैरवेन मैगजीन को उन्होंने कोट किया, अगर उसमें यह लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके ऊपर निर्णय है, आप क्या कर सकते हैं, यह दिखाता है कि नेतृत्व सेना के पीछे खड़ा था यह बताने के लिए, आप जो निर्णय लेंगे हम उसके साथ हैं, हम आपको बैक करेंगे, युद्ध होगा तो हम उससे भी नहीं डरते हैं, अगर भारत की जमीन को सुरक्षित करना है तो। और हुआ, चाइना पीछे हटा। जवाब नहीं देंगे कांग्रेसी और राहुल गांधी। खैर, इस सब विषयों पर और जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।